जिन लोगों ने आज तक इनके उसमें लाखों डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, मैं उनसे ज़रूर ये निवेदन करूंगा कि आप इनसे पूछिए तो सही एक बार कि उस पैसे का क्या हुआ। एक हाथ की 5 उंगलियों पे आप नाम गिन सकते हो पूरी दुनिया में डायस्पोरा में जितने भी। लेकिन क्या इंडियन पंजाब में आज भिंडरावाले के लिए सपोर्ट नहीं है? देखिए वैभव, किसी के पक्ष में बोलना या किसी के विपक्ष में बोलना, अगर वो समस्या का हल हो तो फिर तो एक अलग बात है। वो समस्या का हल नहीं, वो एक विगत समा था, और वो समा जिसका जो हम पंजाबी में एक शब्द यूज़ करते हैं कि तसीहा, जो टॉर्चर सभी ने सहा, चाहे वो पंजाब में हिंदू थे या सिख थे या पंजाब से बाहर भी जितने सिख थे। मैं उसका स्वयं भुगतभोगी हूँ 1984 के दंगों का। तो इसलिए मैं विगत में न जाकर, अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ देयर नाउ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, जो इस सरकार ने आने के बाद, आई एम सेइंग दिस डिस्पाइट बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, कि इस सरकार ने आने के बाद सिखों के लिए जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव, सकारात्मक कदम उठाते हुए और बहुत सी समस्याओं को हल किया है। लेकिन फिर भी आज की डेट में पंजाब में सबसे ज़्यादा गालियाँ तो भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ती है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही पड़ती है ना। नारे तो यही लगते हैं ना, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। आपने भी जस्ट ब्लैकलिस्ट का नाम लिया, काली सूची। उस काली सूची को हटाने में आपने भी एक अपना किरदार निभाया था जब वो लिस्ट तैयार हो रही थी। यू आर वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट मैन हु वाज प्रिपेयरिंग दैट लिस्ट। आपने उसको बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आज की डेट में जब आप ट्विटर पे गवर्नमेंट के या सिख कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं, आप खालिस्तान के विरोध में बात करते हैं, या जो खालिस्तान के विरोध में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो रेडिकलाइजेशन है, खालिस्तानी रेडिकलाइजेशन, आप उसके खिलाफ बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गालियाँ भी आपको पड़ती हैं उधर से। जो कम्युनिटी है वहाँ से आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको विरोध का सामना होता है। आप यू वर वन ऑफ द पीपल हु प्रिपेयर्ड द ब्लैक लिस्ट, ठीक है, who eliminated the blacklist. I mean, you prepared the list जिसमें से वो ब्लैक लिस्ट के लोगों का नाम हटाना था, राइट, ठीक है। मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के मतलब इंस्ट्रक्शंस पे ये सारा काम हुआ। उन्होंने बड़प्पन दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एंड ही डिड नॉट ओ एनीथिंग टू द कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई वोट नहीं मिला था बहुत ज़्यादा पंजाब से। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही इस सरकार ने वो लिस्ट क्रिएट की थी। हाँ, और वो ब्लैक लिस्ट भी इन्होंने नहीं बनाई थी। एब्सोल्युटली। हाँ, वो कांग्रेस ने बनाई थी। हाँ, मतलब वो ब्लैक लिस्ट भी इन्होंने नहीं बनाई। हाँ, उस समय ये सत्ता में नहीं थे, ना इनकी वो देन है वो। जी, इन्होंने बनाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने हटाई, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में पंजाब में सबसे ज़्यादा गालियाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को पड़ती हैं। सोशल मीडिया पे उस कम्युनिटी की तरफ से सबसे ज़्यादा गालियाँ आपको पड़ती हैं जब आप खालिस्तानी रेडिकलेशन के खिलाफ आप बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यही तो मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो सवाल मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें आसान कर रहे हैं, वो गालियाँ सुन रहे हैं, उनको विरोध का सामना है, उनको डीमोनाइज किया जा रहा है कम्युनिटी में। और जिन्होंने एक्चुअली इनके ऊपर सारे जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने इनका जेनोसाइड किया 1984 का, मैं बोलता हूँ 1984 वाज अ जेनोसाइड। यू आर अ विक्टिम ऑफ दैट। आप उसके विक्टिम रहे हैं, उसकी वजह से आज तक आप उस ट्रॉमा के आप शिकार हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनकी तो बार बार सरकारें बनाई हैं पंजाब के लोगों ने, जिन्होंने उनको मारा था। और आज की डेट में उनके साथ कोई भी मूवमेंट खड़ी होती है तो उसी पार्टी के लीडर जाते हैं और उनके साथ वो स्टेज शेयर करते हैं। लेकिन बीजेपी जिसका ज़ीरो रोल था, आरएसएस जिसका ज़ीरो रोल था, वो कम्युनिटी, वो पॉलिटिकल लीडर जिसने कुछ नहीं किया आज तक, उसको डिमोनाइज करते हैं, इंक्लूडिंग यू। मैं आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर इन लंदन, आई हैव सीन इन वन ऑफ सच इवेंट्स, उसमें इंडियंस से ज़्यादा पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर रहे थे। खास करके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनको इन्होंने पगड़ियाँ पहन के, और वी गॉट द प्रूफ ऑल्सो कि वो पीछे जाके और वहाँ पे वो बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ये एक पीसफुल मूवमेंट है तो वो नहीं है। इसकी बहुत अगर आप और गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे ये कुछ इंटरनेशनल शक्तियाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, ये जहाँ भी जाते हैं वो खालिस्तान का झंडा उठा के ले जाते हैं, और भारत का झंडा जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे उसको डेसिग्रेट किया जाता है, जलाया जाता है।
मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत बड़ा हामी रहा हूँ कि कोई भी देश का झंडा हो, आपके दुश्मन देश का भी झंडा हो, तो कभी भी उसकी अवमानना नहीं। और भारत का झंडा तो ये आपकी मातृभूमि है, आपकी कर्म भूमि। आज कोई और देश बन गया होगा, अपनी माँ ने कभी बचपन में आपको भूखा भी रखा होगा, आपको 2 चपत भी लगाई होंगी, आपको नाराज भी हुई होगी, लेकिन माँ को गालियाँ नहीं दी। 1984 में क्या नहीं हुआ, हमने देखा वहाँ पे 3 दिन तक जो नंगा नाच मौत का खेला गया पूरे देश में। और जब ये बात कोई करता है कि केवल कि जी ये 3,700 या 3,800 सिख मारे गए, नहीं, केवल आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए। और ये फैक्ट है, कई हजारों, उससे कई गुना ज़्यादा। कहीं गिनती किसने की आज तक? किसी ने भी नहीं की। हजारों की तादाद में, मे बी 20,000, 30,000, गॉड नोज हाउ मेनी सिख्स वर किल्ड, एंड दे वर किल्ड ब्रूटली। और केवल ये वहां तक बात नहीं थी, इसके अलावा कभी किसी ने इस बारे में सोचा है कि लाखों परिवार, लाखों, आई रिपीट, लाखों परिवार उसमें उजड़ गए, उनकी संपत्तियां उनकी नष्ट कर दी, उनका कारोबार से उनको वंचित कर दिया गया। और क्या उस भयानक मंजर को भुलाया जा सकता है जब आपकी आंखों के सामने आपकी बेटियों की, आपकी माताओं की इज्जत लूटी गई, सरेआम नीलाम की गई? भुलाया जा सकता है उसको? क्या उस मंजर को हम भूल गए हैं जब गलों में पहले मारा गया और फिर गलों में टायर डाल के अधजली लाश छोड़ी गई? अब मैं श्रोताओं को यहाँ पे किसी प्रकार से इमोशनल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि सत्य वो होता है जो नग्नता में प्रस्तुत किया जाए। ट्रूथ हैज़ टू बी टोल्ड नेकेड, ट्रूथ हैज़ टू बी सीन नेकेड। मैंने पीछे ये ट्विटर पे भी ये बात लिखी थी कि एक सिख कम्युनिटी ऐसी है कि जिसकी एक विधवा कॉलोनी है, बाहरले देशों में बैठकर हमारी भावनाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए हैं। कभी इन्होंने जाके देखा है कि वहाँ पे ये जो आपकी विधवा कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पे उनके बच्चों को कभी पढ़ाई मिली या नहीं मिली? क्या इन्होंने कभी जाके देखा है कि उस हादसे के बाद कितनी औरतें वेश्यावृत्ति में आ गई? और जब ये आज फिर उसी प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन नहीं है, ये धंधा है इनका। आज तक आपसे 1984 के पीड़ित तो संभाल ही नहीं गए, आप एक 84 और कराने की बात कर रहे हैं। आपका खालिस्तान आपको मुबारक हो, बाहरले देशों में बहुत खुले खुले स्थान है, वहां बना लें। जिसके पास ना कोई पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना वो कोई कारोबार करता है, और 153 घर हैं यूके में। यस, कहाँ से हैं? और एक व्यक्ति जो ये रेफरेंडम के नाम पे, आज उसके पास 3-3 मॉल्स हैं वहाँ पे बेनामी। उसमें कहाँ से आते हैं ये पैसे और कौन सपोर्ट करता है? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह जी, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के फॉर्मर ऑफिसर हैं। आपने इनको डिफेंसिव ऑफेंस पे पहले भी देखा है। खालिस्तान जैसे इश्यूज़ के ऊपर और रेडिकलाइजेशन और साउथ एशिया में जो एक इंडिया सेंट्रिक जो एक दुश्मन देश हैं, उनके जितनी भी जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं उनके खिलाफ बहुत काम किया इन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में और यूएई जैसी मुल्कों में काफ़ी काम किया है। और वेलकम सर। थैंक यू सर। एक आपका खालिस्तान के ऊपर इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत लंबा टाइम अपना बिताया खालिस्तान इशू को टैकल करते हुए। आपने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा जैसे मुल्कों में, यूएई में, जहाँ पे जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यूएई में भी जैसे जो फाइनेंसिंग है, स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फाइनेंस करते हैं इंडिया में खालिस्तानी एक्टिविटीज़, आपने यूएई में वो भी देखा होगा। और यूके में और कनाडा में तो सड़कों, चौक चौराहों और इंडियन हाई कमीशन के और इंडियन मिशंस के सामने ये सारे काम होते हैं, ये सारी वारदातें डाली जाती हैं। तो सर मुझे एक ओवरऑल समझाइए, अगर एक ले मैन को समझना हो कि खालिस्तान का जो इशू है वो इशू इतना लंबा पर्टेन कर कैसे रहा है। मतलब आज से अगर मैं 5-6 साल पहले पूछता लोगों को, तो जो यंग जनरेशन है, इसको मिलेनियल्स कहते हैं, उन्होंने तो खालिस्तान वर्ड का मतलब सुना भी नहीं था ये वर्ड। अचानक से ये दोबारा कहाँ से आया और उसकी शुरुआत कैसे हुई?
देखिए वैभव, ये खालिस्तान जो एक शब्द है, ये एक केवल शब्द न होकर इसका आयाम, इसका डायमेंशन एक बिल्कुल अलग स्तर पर हमें देखना होगा। जहाँ तक मेरी पोस्टिंग्स का सवाल है, यूएई में, दुबई में, जिस समय मैं वहाँ पे लगभग 15 साल पहले पोस्टेड हुआ था, तो उस समय खालिस्तान जैसी कोई ऐसी समस्या थी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन येस ऑफ कोर्स, जब मैं व्हेन आई गॉट पोस्टेड टू वैंकूवर, तो वहाँ पे मैं काफ़ी हद तक, दैट वाज इन अप्रैल 2014 व्हेन आई रीच्ड वैंकूवर एंड टुक ओवर माय चार्ज। तो उस समय तक वहाँ के हालात जो थे वो काफ़ी इस प्रकार के थे कि दिस प्रॉब्लम वाज क्वाइट विजिबल ओवर देयर, और लोग उसमें उसके कारण कहीं कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये खालिस्तान की जो समस्या है कहिए, या इशू कहिए, या इसको आप कुछ भी कहिए, मैं इसको पॉलिटिकल तो नहीं मानता हूँ एटलीस्ट। और इतना लंबा नहीं, लेकिन वो तो यही बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, हमारी पॉलिटिकल हाँ, स्ट्रगल देखिए, है। वो अपनी अपनी राय, उन्होंने अपने किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहना है या कहते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल से ज़्यादा इसके कारण कुछ और हैं, और इसमें बहुत हद तक लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, या जिस इसको आप मूवमेंट कहिए या कुछ भी कहिए, इसमें काफ़ी हद तक लोगों के वेस्टेड, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और उसको हवा देने के लिए, एज यू राइटली मेंशन, वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, दे हैव बीन एक्टिवली सपोर्टिंग देम, ऑफ कोर्स। तो उनका एक अपना मोटिव है, एंड दे नो इट वेरी वेल कि सिख पंथ, सिख कम्युनिटी ऐसी है विच इज़ नोन फॉर ब्रेवरी, विच इज़ नोन फॉर वैलर। और ये पिछली जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के साथ या और भी किसी देश के साथ, उसमें ये एग्जिबिट किया सिख सोल्जर्स ने। तो उसमें उस देश ने एक मल्टी प्रॉन्स उसकी स्ट्रेटेजी रही कि किस प्रकार से इंडिया को वीक करने के लिए ये एक ऐसी बहादुर कौम है, अगर इसको हम किसी तरीके से बरगला सकें या इसका प्रयोग कर सकें, इसका दुरुपयोग रैदर कर सकें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इन परसुएंट टू द सेम पॉलिसी, दिस इज़ व्हाट इज़ द आउटकम दैट वी कम अक्रॉस टुडे। और उसको ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से आप देखिए कि पंजाब में जितना भी आज ड्रग की समस्या है, उसमें मैं कहूँगा कि लगभग पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो उसी देश का है। और किस तरीके से हमारे युवाओं को इन्होंने ट्रेनिंग दी, लालच दे दे के, और किस तरीके से फिर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करानी। और लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जितनी भी ये हमारी सिख कम्युनिटी है, नुकसान उसमें हमारा हुआ है। पाकिस्तान का या और किसी भी देश का जो भी इन लोगों को भड़काते हैं या इन लोगों को वर्ग लाने का प्रयास करते हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हम जो सिख हैं हमारा ही हुआ है। देश में विदेश में हमारी एक छवि जो एक इतनी अच्छी जानी जाती है, चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे अपने देश के प्रति समर्पण हो, अपने देश के लिए मर मिटने की लालसा हो, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहा है वो देश। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है या कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं जिनका मंतव्य और जिनका पर्पस जो है वो ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एम को अचीव करना चाहते हैं। एम ले दे के उनका यही है कि किस प्रकार से भारत को इन अंदरूनी समस्याओं में उलझा के रखें। और मेरी आज भी एक सज्जन से बात हो रही थी वेस्टर्न कंट्री में ही, तो मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया। मैंने कहा ये समस्या कम से कम 40-50 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ कि है, 70s 80s से है, और वो समा था उस समय पीक पे थी जब इन्होंने अपना राष्ट्रपति भी बना लिया, अपनी एयरलाइन भी चला ली, अपनी करेंसी भी छाप दी, अपने फॉरेन मिशंस भी एस्टेब्लिश कर दिए। तो मैंने कहा कि आप मेरे को एक चीज़, एक उपलब्धि खालिस्तान के नाम के ऊपर जो कुछ पिछले 50 सालों में जो उपद्रव हुआ है, एक उपलब्धि बता दीजिएगा कि सिख कम्युनिटी को ये फ़ायदा हुआ है। और ये मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसकी जिसे हम एफिलिएशन उनकी तरफ है,
तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसको मानना पड़ा कि भाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें सिख कम्युनिटी का कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने कहा अगर आप नुकसान कहें कितना हुआ है तो वो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, दसियों और बीसियों गिनवा सकता हूँ कि नुकसान क्या हुआ है। तो इसलिए मैं इसको एक समस्या के रूप में देखता हूँ और ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। जहाँ तक अगर हम जो लोग इसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक समस्या है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसका कारण ये है कि देखिए पंजाब में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक रेगुलर वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, डेमोक्रेटिक देश है हमारा। और पंजाब में तरीके से चुनाव होते हैं और जिसकी भी सरकार हर पार्टी ने सरकार बनाई है, विरोधी दलों ने भी, और जिस पार्टी ने देश में सबसे ज़्यादा राज किया उनकी भी सरकार रही है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल समस्या तो नहीं है कम से कम। नहीं, आपने सेवा की बात की तो जो सिख या सिखी में जो सेवा का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो खालसा एड ने हाईजैक कर लिया। अब आप देख लें, सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, दुनिया में कहीं कुछ भी हो, मुझे नहीं पता वो कितनी सेवा करते हैं, आपको बेहतर पता होगा। इंडिया में भी हम देखते हैं कि इंडिया में कहीं पे भी अगर कोई भी बाढ़ आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ खालसा एड की टी शर्ट पहने हुए फोटोज जो है सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती हैं। तो वो तो खालसा एड ने हाईजैक कर ली। तो वो जो सेवा है वो खालसा एड के साथ सिनोनिमस हो गई है, वो उसका पर्यायवाची सेवा का सिक्खी में वो खालसा एड बन चुका है। वो सिख धर्म या वो पंथ नहीं रह गया अब, वो कि वो सिख पंथ की सेवा हो रही है। वो होता है कि खालसा एड वाले हैं, उनको चंदे मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में चंदे मिलते हैं, तो वो तो हाईजैक्ड है। देखिए वैभव, अगर आपने ये प्रश्न मेरे से 2 साल पहले किया होता तो मैं आपकी बात से पूर्ण तरह एग्री करता। आज के समय में, पिछले समय से कुछ क्या हुआ कि जब इसमें काफ़ी खोजबीन की गई, क्योंकि देखिए अगर सेवा आपने करनी है या आप ह्यूमैनिटी की प्रति आपकी आस्था है और आप उनको सर्व करना चाहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और केवल हमारे देश में नहीं, हर देश में, विश्व के हर देश में ऐसे लोग हैं जो बहुत खुले मन से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान करते हैं। लेकिन क्या देखा गया कि जब देखा कि इस संस्था के बारे में जो आप खालसा एड की बात कर रहे हैं, जब ये देखा कि उनके जो रहनुमा हैं, मुझे नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रवि सिंह जो हैं खालसा एड के, और वो लगातार उनका एम ये दिखाना कम रहा कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो रहा ही। उसके अलावा सबसे बड़ा, उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर एक देश विरोधी, भारत के विरोध में लगातार, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट आप उनका उठा के देख लीजिए या और गतिविधियां देख लीजिए, उसमें वो बहुत हद तक संलग्न पाए गए। और जब उसमें मैंने व्यक्तिगत तौर पे और खोजबीन की तो ये देखा कि आप बाहर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप रेस कर रहे हैं इसलिए कि पंजाब में जो सिख हैं उनकी आपने मदद करनी है। विभिन्न जो आपदाएं आती हैं यहाँ पे, चाहे फ्लडिंग हुई उस समय मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए गए, या और इस प्रकार की कोई भी बात होती है उसमें आप इतना पैसा इकट्ठे करते हैं, लेकिन क्या आपको अधिकार है वो पैसा यहाँ भेजने का? तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि FCRA लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो पूरा जब उसमें खोजबीन की गई तो ये देखा गया कि उनके पास तो FCRA लाइसेंस ही नहीं है। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप तो एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये है कि खालसा एड के पास FCRA का लाइसेंस नहीं है? बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भारत में पैसे भेजने के लिए या जो फ्लड में या बाढ़ जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद के लिए यूके में, इंग्लैंड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर लिए, लेकिन वो पैसे वो यहाँ भेज ही नहीं सकते बिकॉज उनके पास लाइसेंस नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, लाइसेंस ना होने की वजह से या तो इसके फिर उसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहली बात तो उसमें से कोई पैसा नहीं आया, और अगर कोई क्लेम करता है कि हमने ये पैसा भेजा यहाँ, तो फिर वो इलीगल आया है, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं या हम हवाला मनी कहते हैं। तो एक इस प्रकार की संस्था, इनके जो इन्होंने अपनी छवि स्वयं ही खराब की है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज और कोई इसमें शंका नहीं है। और मैंने उनसे कई बार, मैं ट्विटर पे भी हूँ, छोटा मोटा हैंडल उसमें यूज़ करता हूँ,
मैंने कई बार इनसे पूछा और बड़े प्रेम और सत्कार से इनसे ये बात पूछी मैंने कि ये आप बताएं कि आपके पास FCRA लाइसेंस है, और अगर नहीं है तो आज तक, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे कि पिछले 2 साल से इन्होंने इंडिया के नाम पे, पंजाब के नाम पे कोई पैसा खालसा एड इंटरनेशनल ने कोई रेज नहीं किया है। एक खालसा एड इंडिया है, वो अलग है। खालसा एड इंटरनेशनल ने, जिसका रवि सिंह मुखिया है, उसने कोई पैसा पंजाब के नाम पे पिछले 2 साल से, जब से ये बात उठाई गई है प्रश्न। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिन लोगों ने आज तक इनके उसमें लाखों डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, मैं उनसे ज़रूर ये निवेदन करूँगा कि आप इनसे पूछिए तो सही एक बार कि उस पैसे का क्या हुआ। अगर ये हिंदुस्तान इंडिया में उस पैसे को भेज ही नहीं सकते थे, पंजाब में ला ही नहीं सकते थे, लोगों की यहाँ मदद ही नहीं कर सकते थे, तो जो आपने, जैसे सिखों में भी ये है कि दशवंत निकालना, जो आपकी इनकम का 10वां हिस्सा होता है, वो निकाल के किसी अच्छे कार्य में उसका योगदान किया जाता है। यूजुअली लोग गुरुद्वारे में दे देते हैं। बिल्कुल, गुरुद्वारे में भी देते हैं, लेकिन बिकॉज ही वॉज सीन लार्जर देन द लाइफ, ही बिकेम लार्जर देन द लाइफ फिगर, तो उस तरीके से लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करके, बहुत ज़्यादा भरोसा करके इनको वो देते रहे। लेकिन अंदर ही अंदर ये संस्था या इसके जो संस्थापक थे वो क्या करते रहे, उससे लोग मुख्यतः अनभिज्ञ रहे। दे रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली हैड बीन गोइंग ऑन। तो मेरी उन सब से ये प्रार्थना है, जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है आज तक, वो कम से कम एक बार इनसे ये प्रश्न जरूर पूछें कि वो पैसा कहाँ गया, और अगर हिंदुस्तान आया तो कैसे आया। तो इसलिए देखिए, इस प्रकार की संस्थाएं खड़ी तब होती हैं जब उनको पता होता है कि एक पंथ जो है, कम्युनिटी जो है, भावुक भी है, सेवा भाव भी है। तो कुछ लोग होते हैं जो उसका दुरुपयोग करते हुए एक इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम इनको किसी तरीके से, जिसे हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं, और वो करके किया जाए। तो यही इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, इंडिया में कोई भी मूवमेंट जब पंजाब में खड़ी होती है जी, वो अगर किसान आंदोलन के नाम पे खड़ी होगी तो उसमें खालिस्तानी दिखने लग जाते हैं, और उसमें वो खालिस्तानी उसको हाईजैक कर लेते हैं। नशा मुक्ति के नाम पे एक मतलब एक अमृतपाल नाम का शख्स खड़ा होता है जो नशा मुक्ति की बात करता है, और फिर वो एक खालिस्तान मूवमेंट में खड़ी हो जाती है वो सारी चीज़, और वो खुल करके बातें करने लगता है कि खालिस्तान जो है ये तो मतलब इसके ऊपर तो डिबेट होनी चाहिए, एंड वो मतलब एक डिबेट से बात शुरू करता है, और फिर यहाँ इस नहज तक जाता है कि बोलता है कि अमित शाह का भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। तो इस तरह की जो पंजाब में कोई भी मूवमेंट खड़ी होती है, वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अचानक से वो खालिस्तान की एक पता है शैडो मूवमेंट के रूप में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, इसकी अगर जितनी भी आपने बात की, अगर इसकी जड़ में अगर हम जाएं तो आप ध्यान से देखेंगे, एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमारी जो भारत की सरकार है वो कहीं ना कहीं एक रवैया उसका इस प्रकार का नहीं है कि दमन नीति नहीं अपनाती है। इसलिए हर व्यक्ति को ये मौका दिया जाता है उसको कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और अगर आप किसी बात का विरोध भी करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको पूरी तरह से आज़ादी है। और इस चीज़ का लोग गलत तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आप जैसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, आप जब ये बोलते हैं कि भारत सरकार जो है दमन नीति का उपयोग नहीं करती जी, और उसका एक तरीका ये भी मैं अक्सर सुनता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जो है एक आइसोलेशन का एक भाव नहीं आए कि मतलब हम चूंकि माइनॉरिटी हैं तो हम अकेले हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे साथ हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी इस चीज़ को देख करके उसके अंदर कितनी नाराज़गी होती है कि कोई भी अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा समुदाय विशेष जो है उसका भी एक बहुत छोटा हिस्सा, मैं कहता हूँ 1% आबादी भी नहीं, वो सड़क पे उतरती है और वो पूरे देश को जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो यरगमाल बना लेती है। मतलब आप इसको फिर लोग कमजोरी के तौर पे देखते हैं कि ये हमारे जो स्टेट है ये स्टेट की वीकनेस है, ये आप बड़प्पन स्टेट का जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको उस तरह से नहीं देखती। आप वैभव देखिए, जब तक कि अगर हम ये किसानी आंदोलन की बात करें तो जब तक तो वो
मुख्यतः यहाँ के पंजाब के किसान या देश के और किसान जब जुड़े हैं साथ में उस मूवमेंट में, जब तक तो उनके हाथ में था तो कोई मुझे आपत्तिजनक इतनी बड़ी बात नहीं लगी। हालांकि एक जिस प्रकार से उन्होंने आके वहाँ पे हाईवे को 1 साल तक वहाँ पे बैठे रहे, उससे लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, काफ़ी हुई, वो एक अलग इशू हो सकता है डिबेट के लिए। लेकिन समस्या इसमें तब शुरू हुई जब बाहर से लोग आकर, जो अब भारत के वासी भी नहीं थे और बाहर की सिटीजनशिप ले चुके हैं, और जिनके विचारों से हमारी सरकार भी पूरी तरह से अवगत थी कि ये क्या करते हैं और इनके किस उनको प्रकार वीजे से दिए हमारी सरकार ने। भारत विरोधी जिसे हम ताकतें कह सकते हैं वो हैं, और उनको भी रोका नहीं गया या उनको भी आज़ादी दी गई। मुख्यतः उसका कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, देखिए मैं सरकार में तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो मुख्य ध्येय यही था कि अगर कुछ यहाँ पे विरोध हो रहा है और उसके साथ कोई लोग जुड़ रहा है तो हम कहीं इसमें इनको एक आज़ादी दें कि आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं कहिए। लेकिन क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो जो एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, वो उसने इस प्रकार का रूप ले लिया, और उसमें बहुत ज़्यादा जो असामाजिक तत्व कह लीजिएगा या जो भारत विरोधी तत्व थे, उन्होंने भी उसमें आने का प्रयास किया, और कुछ लोग उसमें अपने हिसाब से उन्होंने उसको चलाने का प्रयास किया। इसके प्रति मेरे हिसाब से सरकार और कुछ इसमें सजगता ला सकती थी, और इस चीज़ को उस हद तक ना वो हालात ख़राब हों, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सकता था। लेकिन सरकार अपने हिसाब से सोचती हैं, और वहाँ पे मैं आज भी हमेशा ये बात मानता हूँ जब भी कभी बात होती है कि सरकार में हम लोगों से कहीं ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं जो हालात के हिसाब से फैसला लेते हैं, और जो उस समय सरकार ने जो ठीक समझा वो किया। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब एक बात जो चल रही थी, सरकार ने कहा कि इसमें जो ऑब्जेक्शन है, आपको जो आपत्तियां हैं वो आप बताएं, हम उनको एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें जो एक रवैया एक रखा गया इस प्रकार का, एक कि नहीं, स्टबर्न एटीट्यूड रखा गया कि नहीं जी ये तो आपको विड्रॉ ही करने पड़ेंगे। और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर सो ग्रेसफुली स्टिल, अब उसको कोई कमजोरी कह सकता है, कोई अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कह सकता है, ये हमारी अपनी अपनी सोच, अपना अपना एक तरीका, उस पर अपनी राय हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है। उसके बावजूद वो जो कानून थे वापस लिए गए। लेकिन इसको मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि सिख या कोई भी या किसान इसको सरकार की कमज़ोरी ना समझें, इसको ये समझें कि ये सरकार सुनती है, और अगर जहाँ इन्हें लगा कि ठीक है कि आप इतना, ये कानून किसानों के लिए बनाए गए और अगर किसान इसका विरोध करते हैं तो ठीक है, फाइन, इट्स ओके। तो बात मुख्यतः ले दे कि वहीं आके लिंक हो जाती है कि जब एक जो स्वदेशी एक आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद में जब विदेशी ताकतें उसमें इन्फिल्ट्रेट करती हैं, उसमें घुसने का प्रयास करती हैं और काफ़ी हद तक घुस जाती हैं और सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, तो वो एक समस्या बनती है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की थोड़ा सजगता बरती जाएगी और इस प्रकार से किसी को भी nobody should be allowed to take the entire country to ransom। लेकिन जो मेरा प्रश्न था वो यही था बेसिकली जी कि ये चीज़ हम बार बार होता हुआ देख रहे हैं जी कि एक मूवमेंट शुरू होता है, बाद में वो खालिस्तान मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा मूवमेंट शुरू होता है किसी और नाम पे, वो बाद में खालिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कि ये रिपीटेडली हो रहा है, तो हमारे यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं या हमारे यहाँ जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, कोई भी जहाँ विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, उनका तो काम है ना वो कि वो विदेशी ताकतों के ऊपर नकेल लगाएं और उनके ऊपर नज़र रखें। तो कहीं ना कहीं उनके पार्ट में ये एक फेलियर नहीं हो रहा कि उनके नाक के नीचे ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और वो चीज़ पे जो है उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए वैभव, अभी आपने इससे पहले जब प्रश्न किया था तो उसमें एक व्यक्ति का अमृतपाल का नाम लिया। लेट मी जस्ट से समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। लेकिन उसकी जो बुनियाद है, केवल उसकी बुनियाद नहीं, आप किसी चीज़ की भी, किसी भी समस्या की बुनियाद में अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे, दो आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मेरा प्रयास ये होता है कि मैं किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी करने से अपने आप को मैं रोकता हूँ। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं वो बात आती है। अब वो बात क्या आती है कि मेरे को ये लगता है कि इट हैज़ बीन फेलियर ऑफ द कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब
कि जहाँ पे 75 सालों में भी अगर छोटे मोटे ग्रीवेंसेस, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पर्याप्त क्रिएट कर पाते हैं, अगर हम एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं पूरी दे पा रहे हैं, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पे खुलेआम ड्रग्स का धंधा होता है या लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, शिक्षा से लोग वंचित रखे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग इतने परेशान हैं। क्योंकि मैं स्वयं पंजाब का वासी पिछले काफ़ी समय से रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती कि इसको हम किस प्रकार से करें। आई एम विटनेस टू सर्टेन केसेस के जहाँ पे यंग बच्चे उन्होंने दे कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस ड्रग प्रॉब्लम, और उनके माँ बाप के इकलौते बच्चे थे, इकलौती संतानें थी वो, उन्होंने ऐसा किया। अब ऐसे में जब एक कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि जी मैं आपका उद्धार करूंगा, मैं ये जो दो समस्या हैं यहाँ की, एक तो ये ड्रग की है, इसको मैं ख़त्म करूंगा, और उसको फिर वो जोड़ देते हैं रिलीजन के साथ कि एक मैं वही निकालूंगा और लोगों को अमृत संचार करूंगा। अब अमृत संचार का मतलब है कि अमृत का वास आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जब आप शुरुआत तो वहाँ से करते हैं, लेकिन उसकी जो दिशा है वो आप फिर जब देखते हैं कि अब ये कामयाब, क्योंकि लोग कुछ ऐसा देखना चाह रहे थे। जब आप एक कई सालों से, दशकों से अंधेरे में बैठे हों, तो आपको कहीं से भी रोशनी की किरण दिखाई देती है तो आपको उसकी तरफ लपक के पड़ते हैं। तो अमृतपाल को ये समझिए कि उन्होंने एक दुखती रग के ऊपर, उनको पता था कि पंजाब के लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्होंने उस दुखती रग पर हाथ रखा और लोग उनके साथ जुड़ गए। लेकिन लोगों की जुड़ने की भावना गलत नहीं थी। जो शुरुआती दौर था पहले एक आध महीने का, वो ये था कि चलो अगर इसी बहाने एक व्यक्ति आया, इतनी दूर से उठ के आया, उसकी पृष्ठभूमि या उसकी बैकग्राउंड कुछ भी रही हो, मैं उसमें चर्चा में नहीं जाना चाहूँगा, तो उसके लोगों ने ये सोचा कि एक हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी है और शायद इसके कारण हमारे आने वाली संतति वो बच पाए और कुछ ठीक हो पाए। लेकिन उसके लिए पंजाब के लोगों को दोष देना मैं सीधे तौर पे इसलिए नहीं दूंगा कि उनको ये नहीं पता था कि ये मूवमेंट आगे चलकर किस दिशा की ओर लेके जाने वाली है। लेकिन जब वो उस दिशा में चली गई, अब उसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि जितनी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो भी है, उसके खिलाफ कोई बोलने को नहीं तैयार है। तो ये कम से कम यहाँ पे जो मौजूदा सरकार, खास करके राज्य की जो सरकारें हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए केंद्र उसमें सीधे तौर पर दखल भी नहीं करना चाहता था। तो ये तो राज्य सरकार का भी फर्ज है कि एक किसी भी मूवमेंट को मूवमेंट की आड़ लेकर, अच्छे काम की आड़ लेकर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की आज़ादी कतई न दी जाए जो देश विरोधी हो और बाद में उसका नतीजा वो हो जो आज हमारे सामने है। क्या आप मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सवाल पूछूंगा, क्या आज की डेट में भिंडरा वाले के लिए कोई सिंपैथी नहीं है? क्या भिंडरा वाले के लिए आज की डेट में इंडियन पंजाब में, डायस्पोरा की बात मैं नहीं करता, डायस्पोरा के अंदर तो उसके लिए बहुत सिंपैथी है, उसके लिए बहुत सपोर्ट है, ये एविडेंट है। क्योंकि आज तक डायस्पोरा में कोई खड़ा होकर के भिंडरा वाले के खिलाफ अगर मैं पूछूं कितने लोग बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं, तो मतलब एक हाथ की 5 उंगलियों पे आप नाम गिन सकते हो पूरी दुनिया में डायस्पोरा में जितने भी हैं। लेकिन क्या इंडियन पंजाब में आज भिंडरा वाले के लिए सपोर्ट नहीं है? देखिए वैभव, किसी के पक्ष में बोलना या किसी के विपक्ष में बोलना, अगर वो समस्या का हल हो तो फिर तो एक अलग बात है, वो समस्या का हल नहीं है। वो एक विगत समा था, और वो समा जिसका जो हम पंजाबी में एक शब्द यूज़ करते हैं कि तसीहा, जो टॉर्चर सभी ने सहा, चाहे वो पंजाब में हिंदू थे या सिख थे या पंजाब से बाहर भी जितने सिख थे, मैं उसका स्वयं भुगत भोगी हूँ 1984 के दंगों का। तो इसलिए मैं विगत में न जाकर, अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ देयर नाउ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो इस सरकार ने आने के बाद, आई एम सेइंग दिस डिस्पाइट बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, कि इस सरकार ने आने के बाद सिखों के लिए जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव, सकारात्मक कदम उठाते हुए और बहुत सी समस्याओं को हल किया है। लेकिन फिर भी आज की डेट में पंजाब में सबसे ज़्यादा गालियाँ तो भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ती है ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही पड़ती है ना, नारे तो यही लगते हैं ना, हाय है मोदी, मर जा मोदी। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं सफ़ेद को सफ़ेद और काला को काला कहूँ। मेरे को ये बात आज आपके साथ शेयर करने में कोई हिचक नहीं है। मैं अपने ट्विटर पे भी ये बात कहता रहा हूँ, जो इस प्रधानमंत्री ने सिख कम्युनिटी के लिए जो कुछ किया है, मैं इसका व्यक्तिगत तौर पे इस चीज़ का गवाह हूँ। अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में भी मैं जैसे 4 साल जो मेरे वहाँ पे वैंकूवर में थे, तो उससे पहले तक हालात ये थी कि हज़ारों में लोग ब्लैक लिस्टों में थे, जिसे हम काली सूची कहते हैं या ब्लैक लिस्ट कह लीजिएगा, या जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी फॉर ट्रैवलिंग टू इंडिया। और जस्ट अ मिनट, आपने भी जस्ट ब्लैक लिस्ट का नाम लिया, काली सूची का। उस काली सूची को हटाने में आपने भी एक अपना किरदार निभाया था। जब वो लिस्ट तैयार हो रही थी, यू आर वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट मैन हु वाज प्रिपेयरिंग दैट लिस्ट। आपने उसको बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आज की डेट में जब आप ट्विटर पे गवर्नमेंट के या सिख कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं, आप खालिस्तान के विरोध में बात करते हैं, या जो खालिस्तान के विरोध में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो रेडिकलाइजेशन है, खालिस्तानी रेडिकलाइजेशन, आप उसके खिलाफ बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गालियाँ भी आपको पड़ती हैं उधर से, जो कम्युनिटी है वहाँ से आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको विरोध का सामना होता है। आप यू वर वन ऑफ द पीपल हु प्रिपेयर्ड द ब्लैक लिस्ट, ठीक है, who eliminated the black list. you prepared the list, जिसमें से उन ब्लैक लिस्ट के लोगों का नाम हटाना था, राइट, ठीक है। मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के मतलब इंस्ट्रक्शंस पे ये सारा काम हुआ, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एंड ही डिड नॉट ओ एनीथिंग टू द कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई वोट नहीं मिला था बहुत ज़्यादा पंजाब से। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही इस सरकार ने वो लिस्ट क्रिएट की थी। हाँ, और वो ब्लैक लिस्ट भी इन्होंने नहीं बनाई थी। एब्सोल्युटली, हाँ, वो कांग्रेस ने बनाई थी। हाँ, मतलब वो ब्लैक लिस्ट भी इन्होंने नहीं बनाई। हाँ, उस समय ये सत्ता में नहीं थे, ना इनकी वो देन है वो। जी, इन्होंने बनाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने हटाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में पंजाब में सबसे ज़्यादा गालियाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को पड़ती हैं। सोशल मीडिया पे उस कम्युनिटी की तरफ सबसे ज़्यादा गालियाँ आपको पड़ती हैं। जब आप खालिस्तानी रेडिकलेशन के खिलाफ आप बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि यही तो मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो सवाल मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें आसान कर रहे हैं, वो गालियाँ सुन रहे हैं, उनको विरोध का सामना है, उनको डिमोनाइज किया जा रहा है कम्युनिटी में। और जिन्होंने एक्चुअली इनके ऊपर सारे जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने इनका जेनोसाइड किया 1984 का, मैं बोलता हूँ 1984 वाज अ जेनोसाइड। यू आर अ विक्टिम ऑफ दैट, आप उसके विक्टिम रहे हैं, उसकी वजह से आज तक आप उस ट्रॉमा के आप शिकार हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनकी तो बार बार सरकारें बनाई हैं पंजाब के लोगों ने, जिन्होंने उनको मारा था। और आज की डेट में उनके साथ कोई भी मूवमेंट खड़ी होती है तो उसी पार्टी के लीडर जाते हैं और उनके साथ वो स्टेज शेयर करते हैं। लेकिन बीजेपी जिसका जीरो रोल था, आरएसएस जिसका जीरो रोल था, वो कम्युनिटी, वो पॉलिटिकल लीडर जिसने कुछ नहीं किया आज तक, उसको डिमोनाइज करते हैं, इंक्लूडिंग यू। देखिए वैभव, ये वाकई में ही बहुत एक चिंता का विषय है, और कई बार आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इससे पहले कि इस मुख्य प्रश्न पे आऊँ, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 में जब ये आज की सरकार जब सत्ता में आई केंद्र में, उस समय ये बिल्कुल स्पष्ट नीति इस सरकार ने अपनाई और इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। और मैं क्योंकि वैंकूवर में पोस्टेड था, कनाडा में था, और आई वाज लुकिंग आफ्टर ऑल द मैटर्स ऑफ कम्युनिटी, वीज़ा, पासपोर्ट, एवरीथिंग। तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश थे कि हमें ये जो ब्लैक लिस्ट सो कॉल्ड है, इसको हमने प्रून करना है और इसको टू द एक्सटेंट पॉसिबल या तो ख़त्म भी होती है तो एलिमिनेट करना। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स विच वर कन्वेड टू मी बाय माय सीनियर्स एट दैट टाइम, and whatever I could do, that was only because of the guidelines and the instructions given by the government of India। जो भी हुआ भारत सरकार के दिशा निर्देश और उनकी कहे अनुसार हुआ। और मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ कि इस दौरान मैं वहाँ पे जो बड़े बड़े जिनको आप कह सकते हो कि खालिस्तानी थे, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ। उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पे एक घंटा बैठकर बात हुई है। और कई लोग झिझकते थे कि जी हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे। मैं उनके घरों में भी चला गया हूँ। मैंने उनको अपने घरों में भी, अपने भी घर में बुलाया कि अगर आपको संकोच है कि आप ऑफिस में नहीं आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम,
आई कैन कम डाउन टू एनी प्लेस यू वांट मी टू कम। आप जहाँ कहें, न्यूट्रल वेन्यू पे कहते हैं तो वहाँ मिल लेते हैं, अगर आपके घर मिलना है वहाँ मिल लेते हैं, अदरवाइज मेरे घर में आना है वहाँ आ जाइएगा आप, जो ऑफकोर्स भारत सरकार का दिया हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ पे कोई अपवाद नहीं किया और किसी को मैंने उसमें सेग्रीगेट नहीं किया। सेग्रीगेट का मतलब है किसी के विरुद्ध मैंने ये नहीं, एक बायस नहीं रखा एटीट्यूड। मैं सभी को मिला हूँ वहाँ पे और सभी से मेरी बात हुई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जिनसे मैं उस समय मिला, एक विश्वास में लेके उनसे मिला, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज वही लोग हैं जो मेरा भी ट्विटर पे विरोध करते हैं और उस समय मेरे को वो अप्रिशिएट करते थे कि पाजी आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। और कमाल की बात वैभव ये है कि मेरे को आप वहाँ से वैंकूवर से आए हुए 2018 में आया था, 5 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद मेरे को डेली वहाँ से 2, 4, 5, 7 फ़ोन आते ही हैं एंड दे स्टिल से कि पाजी आपको सब लोग वहाँ पे दे रिमेंबर यू एंड दे से कि जो आपने मतलब मेरे समय में जो काम हुआ, आई विल नॉट से कि मैंने किया, मैं उसका श्रेय नहीं लूँगा क्योंकि श्रेय सरकार को जाता है। तो उसमें लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अब वो जो आपने दूसरी एक बात कही कि उसके बावजूद मौजूदा सरकार को या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को या आरएसएस को किस प्रकार की एब्यूज़ का, गालियों का सामना करना पड़ता है, तो मैं उस बात से खुद चिंतित हूँ। और कई बार आपका दिमाग जहाँ पे एक स्थिति आ जाती है कि जहाँ सोचने से बंद हो जाता है कि इसका कारण क्या है। आप कितना भी माथापच्ची कर लीजिएगा तो उसमें आपको कारण समझ नहीं आता। ये एक ऐसी सरकार मैंने देखी कि जिन्होंने इतना कुछ किया है सिखों के लिए, उसके बावजूद कभी इन्होंने श्रेय नहीं लिया। अब ये एक कारण हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम लोग अंधे हैं, हमें दिख नहीं रहा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। और केवल ब्लैक लिस्ट की बात नहीं है, मैं और इसमें 2-4 मुख्य चीज़ें जो मेरे समय में हुई हैं और अभी तक चल रही हैं। एक रिफ्यूजी कैटेगरी होती है। 70, 80s, 90s में एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब से पर्टिकुलरली सिख यूथ की उठ के वहाँ पे चलेगी, माइग्रेट करके इन कंट्रीज़ में, कनाडा है या और दूसरे कंट्रीज, और वहाँ पे जाके उन्होंने दे सॉट द असाइलम क्लेमिंग विक्टिमाइजेशन बाय द स्टेट, परसिक्यूशन। ठीक है, तो वो जिनको असाइली जो वहाँ पे बन चुके थे, जिनको असाइलम स्टेटस मिल गया, तो उस समय तक भारत सरकार की जो नीति थी वो ये थी कि जितने भी असाइलम हैं या असाइलम सीकर हैं उनको ना तो पासपोर्ट की सुविधा दी जाएगी और ना वीज़ा दिया जाएगा, और OCI वगैरह तो बहुत दीगर बात थी। और यहाँ तक कि उनके जो बच्चे वहाँ जाने के बाद पैदा हुए उनको भी ना वीज़ा और ना कुछ और। लेकिन ये सरकार थी जिसके संज्ञान में जब ये बात लाई गई तो इन्होंने वो भी क्लियर किया। इन्होंने कहा नो, let us grant passports to refugees also. They may have some genuine complaints against the then government of India या जो भी उनकी हैं refugee status. I can tell you कि thousands of people got benefited out of it, जिनको वीज़ा। और जब ये ब्लैक लिस्ट क्लियर की गई, मेरे को अभी तक, मैं उन सज्जन का नाम नहीं लूँगा, और जब उनको वीज़ा इशू हुआ तो मैंने उनसे कहा कि पाजी मेरे पास आपका वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट है, आप कहें तो मैं ये कोरियर से भेज देता हूँ, या कहते नहीं मैं आके लूँगा। आई स्टिल रिमेंबर वैभव कि व्हेन आई हैंडेड हिम ओवर द पासपोर्ट, ही जस्ट ओपन द पेज वेयर द वीज़ा स्टिकर वाज अफिक्स्ड एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज। वो मतलब उसने ये कहा जी कि मेरे को आज 25 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने अपने पिता की अस्थियां संभाल के रखी हुई हैं, जो मैंने पंजाब में जाके कीरतपुर साहब में, मेरे पिता की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जाके वहाँ पे अस्थियां मेरी परवाह करेगा मेरे इस दुनिया से कूच करने के बाद, और मैं जा नहीं सका। एंड ही क्राइड एंड ही हग्ड मी। सो दैट मतलब उस समय लगा कि कितना एक ये सरकार कितना बड़ा कदम उठा रही है और कितना रिलीफ दिया इन्होंने, इस सरकार ने लोगों को। लेकिन उसके बावजूद जब इस प्रकार की बातें होती तो वो बहुत एक दुखद है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि सरकार को भी इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण है कि उसके बावजूद इसका एनालिसिस, इसकी विवेचना तो अवश्य होनी चाहिए कि इसके क्या क्या ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं कि इतना। और केवल यही नहीं,
उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी ये देखिए कि जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व था, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे मिशंस अब्रॉड हैं, चाहे कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, हर एक जगह एक साल तक, जिसे हम लड़ीवार कहते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होस्ट किए। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन लंदन, तो उस समय गुरु नानक देव जी का जो पूरा एक साल का सेलिब्रेशन वर्ल्ड ओवर किया गया, 550वां प्रकाश उत्सव। आई एम विटनेस टू दैट कि मिलियंस ऑफ स्टर्लिंग पाउंड्स वर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई पब्लिसिटी नहीं है उसकी, कोई पब्लिसिटी नहीं है। मैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी ये दोषी समझता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को, जिन्होंने खुद उस चीज़ के गवाह हैं, मैं उस समय सर्विस में था, हम ये लोगों को आवश्यकता है कि लोगों को बताया जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो कुछ रिलीजियस लीडर्स अपने आप को कहते हैं, उनको इसमें भी आपत्ति है। अब वो कहते हैं जी कि क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारा एजेंडा हाईजैक हो रहा है, और लेकिन इस सरकार ने ये जो कुछ किया, एजेंडा हाईजैक करने के लिए नहीं किया। एक सिख पंथ के प्रति, सिख कम्युनिटी के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति और सिख सोल्जर्स के प्रति और सिख पंथ एज ए होल कम्युनिटी के प्रति इस सरकार की जो भावनाएं हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री की भावना है, ये उसका प्रगटावा था। दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, and that is why this government did all these things. But we must not be so unthankful, ungrateful. मुझे कई बार ये लगता है, मैं अपनी कई कन्वर्सेशन में भी ये बात करता हूँ कि लगता है कि हमारे डिक्शनरी में से, हमारे शब्दकोश में से एक शुक्राना शब्द होता है, शायद वो गायब हो गया है। आप अक्सर एक ट्विटर पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं देखता हूँ उसमें आप लिखते हैं खालिस्लामिस्ट। ना आप खालिस्तानी लिखते हैं, ना आप इस्लामिस्ट लिखते हैं। ये खालिस्लामिस्ट क्या होता है? देखिए, खालिस्तान, अगर आप खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ में जाएं तो एक बहुत ही पाक, जैसे पाकिस्तान, अगर उसके शाब्दिक उसमें जाएं तो एक बहुत पवित्र और वो है। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति इन शब्दों को आवरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसको एज ए कवर यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वाकई में वो खालिस बात कर रहे हैं? वो तो मरने, मारने, काटने और ये सब बातें कर रहे हैं, वो रेडिकलाइजेशन की। देखिए, धार्मिक, देखिए वो जब रेफरेंडम की बात करते हैं तब आप लोग अपोज करते हैं कि अब एक श्रीमान जी गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो अमेरिका में होते हैं, अब वो जब बात करते हैं कि नहीं भाई पीसफुल तरीके से रेफरेंडम करवाओ और रेफरेंडम करवा करके डिसाइड कर लो कि खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं, आप उसको भी अपोज करते हैं। फिर जब वो गन्स उठाते हैं तब आप उसको भी अपोज करते हैं। तो आप ना उनको पीसफुल करने दे रहे हैं काम, ना आप उनको वायलेंटली करने दे रहे हैं, तो आप तो उनको दोनों रास्ता आपने बंद कर दिया ना। नहीं, देखिए, रेफरेंडम का जो इनका एक मूवमेंट, या मूवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जो इनकी ढकोसलेबाजी है, आज से नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है, कई सालों से चल रही है। और ये एक अपने आप में, इसको मैं मानता हूँ, ये फुल फ्लैज इंडस्ट्री है अपने आप में, ये धंधा है। और जब आप किसी के धंधे पे चोट करिएगा तो उसको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और वो उसका विरोध तो डट के करेगा। जहाँ तक खालिस्तान की बात है, प्रश्न ये है कि खालिस्तान कहाँ बनाना चाहते हैं ये लोग? क्या ये अमेरिका में बनाना चाहते हैं? क्या कनाडा में बनाना चाहते हैं? कहाँ बनाना चाहते हैं? यहाँ बनाना चाहते हैं ना, पंजाब में बनाना चाहते हैं, इधर आए तो सही। और मैंने ये कई लोगों को ऑफर किया व्हेन आई वाज पोस्टेड इन वैंकूवर, और आज भी मैं कहता हूँ कि आई कैन हेल्प यू इफ़ यू आर रियली देयर फॉर द कॉज ऑफ दिस व्हाट यू कॉल खालिस्तान। तो आप एक काम करिए ना, आप वहाँ की सिटीजनशिप, देखिए भारत दोहरी नागरिकता तो देता नहीं है। अगर आपको यहाँ के कोई मूवमेंट करनी है, चलानी है, तो विजिटर वीज़ा पे तो आप आके कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आपका यहाँ का नागरिक होना आवश्यक है। आप आइए, वहाँ की सिटीजनशिप गिव अप कीजिए, री एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कम ओवर टू पंजाब एंड डू इट, बिकॉज देर आर अदर्स ऑल्सो इन पंजाब दोज हु आर डूइंग इट, दे आर नॉट बीइंग स्टॉप्ड, उनको रोका तो नहीं जा रहा है। और जहाँ तक ये आप कह रहे हैं कि पीसफुल मूवमेंट है, पीसफुल नहीं है। जब तक ये पीसफुल था, भारत सरकार ने कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, लोग करते रहे। अब ये पीसफुल, इट्स नो मोर अ पीसफुल कैंपेन और पीसफुल अटेम्प्ट टू डेनिग्रेट, और आप जो भी शब्द प्रयोग करें, टू डेनिग्रेट इंडिया, या उसको भारत को एक टू शो इट इन द बैड लाइट, तो ये अब अहिंसक तो है नहीं, हिंसक है पूर्ण तरह से। और पिछले
काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार का जो भी इवेंट होता है उसमें जिस प्रकार से वो करते हैं उसको हाइप अप किया जाता है, और उसको किसी भी आप परिभाषा से, किसी भी बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यू कैन नॉट कॉल इट पीसफुल इवेंट और पीसफुल कैंपेन। और मैं आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर इन लंदन, आई हैव सीन इन वन ऑफ सच इवेंट्स, उसमें इंडियंस से ज़्यादा पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर रहे थे। खास करके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं उनको इन्होंने पगड़ियाँ पहन पहन के, और वी गॉट द प्रूफ ऑल्सो कि वो पीछे जाके और वहाँ पे वो बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ये एक पीसफुल मूवमेंट है तो वो नहीं है। इसकी बहुत अगर आप और गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे ये कुछ इंटरनेशनल शक्तियाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो इनका दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही हैं, और ताकि इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ अब हो ये रहा है कि जो प्रो इंडियंस हैं, जो एक लॉजिकल बात करने वाले हैं बाहर, उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा। अभी आपने हाल में देखा होगा 19 मार्च को एक हाई कमिश्नर, जब हमारे कनाडा के हाई कमिश्नर आना था उन्होंने वैंकूवर, तो एक सोसाइटी ने वहाँ पे एक रखा था, उनका डिनर रखा था, और इतनी इनकी हिम्मत के प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट के नाम पे आके उन्होंने लोगों को मारा। और उसमें एक वो वीडियो वायरल हुई है, सबने देखा, उसमें गुरतेज सिंह गिल करके, शायद इफ़ आई एम करेक्ट, उस व्यक्ति को जो कि कैंसर का पेशेंट था, उसको इतने बुरे तरीके से मारा गया, और सीनियर सिटीजन था वो, कि उसकी रिब्स तोड़ दी गई और उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एंड ही हैड टू बी रश्ड एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड ऑल दिस हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द अथॉरिटीज ओवर देयर। और उसके बाद में यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होती है, वो जितने दंगाई थे वो सब के सब उस वेन्यू में दे ट्रांसग्रेस्ड इनटू द प्रॉपर्टी वेयर द इवेंट वाज टू बी हेल्ड, जहाँ पे वो डिनर रखा गया था, उसमें जाके तोड़फोड़ की है, जो ऑर्गेनाइजर्स से उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है उनके साथ। तो ये किसी भी उससे, और ये जहाँ भी जाते हैं वो खालिस्तान का झंडा उठा के ले जाते हैं, और भारत का झंडा जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे उसको डेसिग्रेट किया जाता है, जलाया जाता है। मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत बड़ा हामी रहा हूँ कि कोई भी देश का झंडा हो, आपके दुश्मन देश का भी झंडा हो, तो कभी भी उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। और भारत का झंडा तो ये आपकी मातृभूमि है, आपकी कर्म भूमि। आज कोई और देश बन गया होगा, अपनी माँ ने कभी बचपन में आपको भूखा भी रखा होगा, आपको 2 चपत भी लगाई होंगी, आपको नाराज भी हुई होगी, लेकिन माँ को गालियाँ नहीं दी जाती। नहीं तो मेरा एक अगला सवाल ये है कि जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर के अपना स्ट्रगल आगे बढ़ाएं, तो जब अमृतपाल जैसे लोग जब आकर के जब वो स्ट्रगल करते हैं, तो फिर क्यों आप लोग, फिर आप उनको भी तो... नहीं, स्ट्रगल की कभी दिक्कत नहीं हुई। आप ये देखिए कि ये जब अजनाला पुलिस स्टेशन के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया और आड़ ली है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेके, और वहाँ पे जब वो उन्होंने किया तो वो सीधे सीधे तौर पे एक अमानत थी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई थी वहाँ पे। इट वाज डेसिक्रेशन, ब्लास्फेमी थी ये, और उसकी आड़ में ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद में ये जितना कुछ सामने आया कि ये क्या क्या हो रहे थे, मैं आपको व्यक्तिगत नॉलेज से भी बता सकता हूँ कि वहाँ पे ड्रग का भी कारोबार होता था, और दूसरे जितने भी आप अगर कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे जो किस प्रकार की क्राइम हैं, दे वर ऑल देयर। और अब तो इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं कि जहाँ पे ये बात स्पष्ट हो रही है कि इनके रिलेशन जो हैं क्रॉस द बॉर्डर है, इनके तार वहाँ जुड़े हुए हैं। और इनको लोग, आप क्या समझते हैं, एक व्यक्ति जो एक सिंपल, जिसकी एक छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था दुबई में, वो उठ के इधर आता है और वो इतना बड़ा वो बन जाता है कि उसका इतना बड़ा हिला वसीला हो जाता है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में वो घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो कहाँ से पैसा आता है? लीगली तो आ नहीं सकता, और ना कोई किसी को इस प्रकार से देता है जब तक कि उसका अपना कोई मोटिव ना हो, जब तक कि उसका कोई अपना हिडन एजेंडा ना हो। तो ये भारत, और देखिए अभी भी जहाँ तक सेंटर की बात करें तो सेंटर ने तो उसमें कोई कुछ नहीं, ये राज्य, मैं फिर से ये बात कहता हूँ, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट।
जब राज्य की सरकार ने ये देखा कि अब बात बहुत ज़्यादा हद से गुजर गई है, तो उन्होंने जो उसमें कानूनी कार्रवाई बनती थी वो लीक की है उसमें। और अब मैं एक बार दोबारा उसी में, जो इससे पहले का प्रश्न था कि इस सरकार ने क्या कुछ किया, अब अगर हम 1984 की बात करें, अब ये देखिए कि 30 साल में 32 साल में कोई एक्शन नहीं। जो दंगाई थे सबको नाम पता थे और किसी के खिलाफ आधे से ज़्यादा तो उम्र के जो बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो HKL भगत थे या धर्मदास शास्त्री थे, और आई कैन नेम अ फ्यू मोर लीडर्स, दे हैव ऑल डाइड नाउ। लेकिन किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक हुआ कि उनको रिवार्ड किया गया और उनको और सम्मानित किया गया। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है उनमें से, कोई उसमें कैबिनेट में मिनिस्टर बन रहा है, कोई किसी संस्था का मुखी बनाया जा रहा है, कोई कहीं की चेयरमैनी किसी को मिल रही है, कोई पार्टी का किसी राज्य का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो इस सरकार ने आके पहली बार ये देखी, लगभग अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग 450 के करीब केसेस रीओपन किए 1984 के, और उसमें से सैकड़ों में सजा हुई हैं। और आज एक बहुत बड़े व्यक्ति जो बाई चांस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उससे आते हैं, उनको मेरे ख्याल से आज 3 साल से ऊपर हो गए। जगदीश टाइटलर, नो, सज्जन कुमार। हाँ जी, he has been languishing in the jail, and despite his best efforts, Supreme Court or any other court has not granted him the bail also. तो ये हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की तारीफ। इसी प्रकार से हमारे वहाँ सागरपुर के एक MLA थे, महेंद्र सिंह यादव करके थे, इफ आई एम करेक्ट, तो उनको भी सजा हुई थी और कोरोना के दौरान उनको कोविड हुआ, बट ही वॉज नॉट रिलीज फ्रॉम, उनको कहा कि आप अंदर ही इलाज कराइए, एंड फाइनली हिज डेड बॉडी केम आउट ऑफ द जेल। सो इस प्रकार का जब ये करती है, तो मैं उस बुनियादी प्रश्न पे आता हूँ कि क्या हमारे डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में शुक्राना शब्द, एक धन्यवाद का शब्द, ग्रेटफुलनेस, क्या वो ख़त्म हो गई है? हम कम से कम इस सरकार का ये तो शुक्रिया करें कि आपने जो किया, आप बहुत अच्छा किया, और फिर हम आगे की बेनती कर सकते हैं। आगे की बेनती न भी हो, हम उसको अपने अधिकार से कह सकते हैं कि हमारे साथ अभी पूरा न्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय चाहिए। लेकिन आपको जो दिया गया है उसके प्रति तो कहीं ना कहीं आप उसको धन्यवादी भी नहीं होना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इवन इफ यू डोंट वांट टू बी ग्रेटफुल, डोंट बी ग्रेटफुल, लेकिन एटलीस्ट आप उसको इस प्रकार से गाली गलौज तो ना करें। आपने एक्नॉलेज नहीं करना, वो भी ना करें, बल्कि आप उल्टा करते हैं, उन्हीं को गालियाँ देते हैं जो आपको, यू आर जस्ट बाइटिंग द हैंड्स दैट फीड यू। दैट इज नॉट डन। 1984 में क्या नहीं हुआ हमने देखा। वहाँ पे 3 दिन तक जो नंगा नाच मौत का खेला गया पूरे देश में। और जब ये बात कोई करता है कि केवल जी ये 3,700 या 3,800 सिख मारे गए, नहीं, केवल आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए। और ये फैक्ट है, कई हजारों से कई गुना ज़्यादा, कहीं गिनती किसने की आज तक? किसी ने भी नहीं की। हजारों की तादाद में, मे बी 20,000, 30,000, गॉड नोज हाउ मेनी सिख्स वर किल्ड, एंड दे वर किल्ड ब्रूटली। और केवल ये वहां तक बात नहीं थी, इसके अलावा कभी किसी ने इस बारे में सोचा है कि लाखों परिवार, लाखों, आई रिपीट, लाखों परिवार उसमें उजड़ गए, उनकी संपत्तियां उनकी नष्ट कर दी गई, उनका कारोबार से उनको वंचित कर दिया गया। और क्या उस भयानक मंजर को भुलाया जा सकता है जब आपकी आंखों के सामने आपकी बेटियों की, आपकी माताओं की इज्जत लूटी गई, सरेआम नीलाम की गई? भुलाया जा सकता है उसको? क्या उस मंजर को हम भूल गए हैं जब गलों में पहले मारा गया और फिर गलों में टायर डाल के अधजली लाश छोड़ी गई? अब मैं श्रोताओं को यहाँ पे किसी प्रकार से इमोशनल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि सत्य वो होता है जो नग्नता में प्रस्तुत किया जाए। ट्रूथ हैज़ टू बी टोल्ड नेकेड, ट्रूथ हैज़ टू बी सीन नेकेड। उस समय 3 तारीख को, लगभग 3 और 3:30 के बीच की बात है, हम सब अपने घरों में, मैं पालम कॉलोनी सादनगर में रहता था, WZ 828 वहाँ पे, और बचपन पूरा, जवानी वहाँ की हमारी बीती जब ये हादसा हुआ। और किस तरीके से हमने 2 रातें 3 रातें बिताई
अगर मैं उसका वर्णन करने लगूं तो ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल जाएगा, उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन जब हमें 3 तारीख की दोपहर बाद आर्मी के लोगों ने आके हमें रेस्क्यू किया, वहाँ से ट्रक हमारे घर से काफ़ी दूर कॉलोनी के बीच में एक जगह कहीं खड़ा था आर्मी का, और 3 गनमैन वहाँ पे आए और हमें वहाँ से पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पे एक परिवार है, और हमें पूरे परिवार को वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू करते हुए 1 या 2 हमारे आगे चल रहे थे और 1 या 2 पीछे चल रहे थे, और जिस तरीके से हमें वो फिर उन्होंने एस्कॉर्ट करते हुए ट्रक तक लेके गए, ये रास्ते में मैंने खुद ये मंजर देखा है। एक वहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगा, इतने भले मानस और इतने अच्छे व्यक्ति एक सिख थे सज्जन, कि उनकी रास्ते में मैंने एक अधजली लाश को, उनकी लाश को एक जानवर को खींचते हुए देखा। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो खालिस्तान की बात करते हैं, उस समय भी यही बातें हो रही थी, उस समय भी आतंकवाद की बात हो रही थी, उस समय भी मारने काटने की बात हो रही थी, लेकिन उससे मिला क्या? ये मिला हमें आज भी जो जिस प्रकार के हालात पैदा करने की प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो अमृतपाल हो, XYZ कोई भी हो, आज भी जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी और इंगित करते हैं। और इसीलिए मेरा एक इसके ऊपर बोल्ड स्टैंड है कि बजाय इसके कि अगर हम वहाँ पे कोई 1000-2000 लोगों के हाथों मारे जाएं, यही मार दें, क्या दिक्कत है? आज तक कभी इन्होंने पूछा है कि जो उस समय 84 के दंगों में जो लोग बर्बाद हुए उनका कभी हाल पूछे हैं? मैंने पीछे ये ट्विटर पे भी ये बात लिखी थी कि एक सिख कम्युनिटी ऐसी है कि जिसकी एक विधवा कॉलोनी है, तिलक विहार में, विश्व का अजूबा है। अब ये जो खालिस्तान की आज बात करते हैं, जिन्होंने उस समय 84 के बाद, मुझे तो पता लगा सारा कुछ, मैं लोगों के नाम जानता हूं, लेकिन मैं अभी इसको इतना संकुचित नहीं करूंगा डिबेट को कि उनके नाम लूं। उन लोगों ने बाहरले देशों में बैठकर हमारी भावनाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए हैं। कभी इन्होंने जाके देखा है कि वहाँ पे ये जो आपकी विधवा कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पे उनके बच्चों को कभी पढ़ाई मिली या नहीं मिली? क्या इन्होंने कभी जाके देखा है कि उस हादसे के बाद कितनी औरतें वेश्यावृत्ति में आ गई? और जब भी आज फिर उसी प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन नहीं है, ये धंधा है इनका। विधवा कॉलोनी के ऊपर तो मैंने अक्सर देखा है वेस्ट में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, आप मिलियंस की बात करें, मैं तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में जाता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स इन्होंने रेज किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये जो एनआरआई कम्युनिटी है, जो सिख एनआरआई कम्युनिटी है, उसको भी सोचना चाहिए कि आपके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के बाद भी वो विधवा कॉलोनी आज भी एज इट इज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप त्रिलोकपुरी में चले जाइएगा, सैकड़ों विधवाएं आज भी उनके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, घर में कोई कमाने वाला रहा नहीं, किस प्रकार से उन्होंने गुजारा किया अपना। उस समय जब बात हुई तो हम समझ, आज तक आपसे 1984 के पीड़ित तो संभाले नहीं गए, आप एक 84 और कराने की बात कर रहे हैं। आपका खालिस्तान आपको मुबारक हो, बाहरले देशों में बहुत खुले खुले स्थान है, वहां बना लें। नहीं तो ये जो कम्युनिटी है, मतलब जो एनआरआई कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी कनाडा में है, यूएस में है, यूके में, ये वहाँ पे बात क्यों नहीं करते कि भाई सिखों ने तो कैसे कनाडा के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है जो सिख कम्युनिटी है उसका। अगर क्यूबेक एक सॉवरेन रीजन हो सकता है कनाडा में, तो मैं कहता हूँ कि एक सिखों के लिए भी एक सॉवरेन रीजन खालिस्तान के नाम का बना ले। देखिए, ये उस देश का, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे जब तक वो शांत रह के वहाँ पे कुछ भी करते हैं तो मैं उसको उस देश का अंदरूनी मामला मानता हूँ। लेकिन जब ये हमारे लोगों के साथ हिंसक हो जाते हैं, वहाँ पर सरेआम धमकियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे हमारे जो सर्विंग डिप्लोमेट्स हैं उनको थ्रेटन किया जाता है, उनको इंटीमिडेट किया जाता है,
उनको ब्लॉक किया जाता है। हमारे कॉन्सुलेट्स के बाहर इस प्रकार से धरने और प्रदर्शन किए जाते हैं कि उसकी एंट्रेंस ब्लॉक की जाती है और उसका झंडा जो है उसका डेसिक्रेशन करने का प्रयास किया जाता है। आपने अभी हाल ही में देखा कि इंग्लैंड में, लंदन में क्या हुआ, यही हुआ वहाँ पे। ये जब बातें होती हैं तो वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल हैं, ये स्वीकार्य नहीं होंगी। और इसमें आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी एक विदेश नीति है कितनी सशक्त है कि अभी कम से कम एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना शुरू किया लोगों को, और उसी का नतीजा है कि अभी सिडनी में जो एक होना था इनका रेफरेंडम, उसकी परमिशन हैज़ बीन विड्रॉन फॉर दैट, एंड आई होप कि इन फ्यूचर ऑल्सो अदर कंट्रीज विल ऑल्सो फॉलो द सूट। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जब हमने देखा, कनाडा में ट्रकर्स मूवमेंट शुरू होनी थी, उनको घोड़ों से रौंदा गया जो ट्रकर्स मूवमेंट के जो लोग थे, और ट्रूडो को जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। एंड उसके बाद हम अमेरिका में देखते हैं कि इनोसेंट लोगों को, मतलब इनोसेंट लोगों को पुलिस जो है गोली मार देती है। ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ उसके ऊपर। लेकिन जब अमेरिका में मंजीत जीके को गिरा करके मारा जाता है, उसकी पग गिरा दी जाती है। कनाडा में जैसे आपने अभी एक गिल साहब का एग्जांपल दिया, उनको एक कैंसर पेशेंट को मार मार करके हॉस्पिटल, उसकी रिब्स तोड़ करके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। कनाडा की या यूके की या अमेरिका की पुलिस कभी कोई एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। वो कनिष्का बॉम्बिंग के जो परपेट्रेटर्स थे उनके सपोर्ट में हजारों की तादाद में रैली निकालते हैं कनाडा में, और भिंडरावाले को या वो लोग जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है, वो जो टेररिस्ट थे, उनकी पोस्टर्स और बैनर्स लगा करके उनको सेलिब्रेट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ करती है। देखिए वैभव, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ देश उनको टेररिज्म की स्पेलिंग में आर कितने आते हैं तब तक नहीं एहसास होता जब तक उनके साथ अपने साथ नहीं होता है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बाकी कोई भी देश, बाहर का देश, अपने के जो उनका होम ग्रोन मूवमेंट है उसको कैसे ट्रीट करता है, ये उसका इंटरनल मैटर है। आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम आई रिजर्व द राइट ऑफ सेइंग कि आप हमारे भी देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मत करिए। मैं एक सिख होने के नाते मैं ये आपको बताता हूँ, हम आज के समय में यहाँ पे सुखी हैं, हम अपना जीवन स्वतंत्रता से जी रहे हैं। हमारी पूरी भागीदारी है इस सरकार में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो आप प्रशासनिक क्षेत्र है, हर एक उसमें हमारी पूरी राजधानी है और हमारी पूरी भागीदारी है उसमें, और पूरी आज़ादी है हमें कोई बोलने से नहीं रोकता। लेकिन अगर मैं कल को उठ के कोई भी इल्लीगल कोई कार्य करता हूँ तो उसमें इस देश की सरकार को, इस राज्य की सरकार को पूरा अधिकार है कि मेरे खिलाफ जो भी बनती कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो करे उसमें। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से बगैर किसी बात के बाहर आप बैठे हुए हैं और हमारे बारे में एक अपनी बात को, अपने धंधे को चलाने के लिए, माफ़ करिएगा ये मैं शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली दिस हैज़ बिकम अ बिजनेस, इट हैज़ बिकम इट्स नो मोर अ कॉटेज इंडस्ट्री नाउ। ये पूरा फुल फ्लेज इंडस्ट्री अभी है, इट्स नो मोर ए कॉटेज। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट स्टेक, एंड दैट इज वाई के डिस्पाइट नोइंग वेरी वेल के व्हाट रॉन्ग दीज पीपल आर डूइंग, दे आर स्टिल परस्यूइंग देयर पॉलिसीज। उसके बावजूद वो कर रहे हैं, उनको पता है क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं। अदरवाइज कौन, मैं एक ऐसे व्यक्ति को यूके में जानता हूँ, बर्मिंघम की तरफ शायद वो रहता है, नाम नहीं लूँगा, कि जिसके पास ना कोई पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना वो कोई कारोबार करता है, और 153 घर हैं उसके पास यूके में। यस, कहाँ से हैं? और एक व्यक्ति जो ये रेफरेंडम के नाम पे, आज उसके पास 3 मॉल्स हैं वहाँ पे बेनामी उसमें। कहाँ से आते हैं ये पैसे और कौन सपोर्ट करता है? यस, आई डू एडमिट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सिख ब्रदर्स कि जिन्होंने जो मेहनत करके इस अवस्था तक उठे हैं। हर जगह इन्होंने अपने झंडे को शान बान से ऊपर किया है और तरक्की करें। लेकिन जब इस प्रकार से कोई कार्रवाई, आप केवल तरक्की इसलिए करते हैं, और तरक्की आपको केवल इसलिए मिलती है, मैं ये कहूँगा इसको टू पुट इट करेक्टली, कि आपको तरक्कियाँ केवल इसलिए मिल रही हैं कि आप भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आप भारत के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं।
तो इस प्रकार की चीज़ें तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, ये हमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने पीछे एक प्रश्न में आरएसएस की बात की, तो कभी किसी से बात करो, आप ये देखें कि ट्विटर पे मैं अक्सर लोगों को जवाब देता हूँ। इनिशियली मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं उसमें अगर मेरे को कोई अपशब्द भी प्रयोग करता है तो मैं बड़े प्यार से उसको सलीके से जवाब देता हूँ कि ये जो भी उठता है, या तो कोई सिख कम्युनिटी में अगर कोई तरीके से सही बात करने की कोशिश करता है तो उसको या तो ये कहते हैं जी ये कौम का गद्दार है जी, या फिर उसको कहेंगे ये सरकारी एजेंट है, या उसको कहेंगे कि संगी है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जो पाकिस्तानी करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब मैं इनसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आप आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? मैं भी नहीं जानता हूँ कुछ, बट मैंने अपने देखे कभी भी आरएसएस की तरफ से कोई ऐसा कृत्य नहीं देखा ना सुना कि जो मैं उसको सिख विरोधी कहूं। और दूसरी बात, आज आरएसएस ने की मदद से एक सरकार है केंद्र में। अब प्रश्न यह है कि क्या डू वी ऑलवेज वांट टू बी सीन एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट? आरएसएस, मैंने पीछे एक बार किसी को जवाब भी दिया था ट्विटर पे, और उसको बकायदा मैंने वो रिपोर्ट लगा के भेजी थी कि जो आपकी संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, कन्वर्जन को नहीं रोक पा रही हैं, वो आरएसएस जो आपके कन्वर्ट हो चुके थे उनको दोबारा घर वापसी उन्होंने आरएसएस ने कराई। रादर वी शुड बी थैंकफुल टू देम। और सिक्खी में वापसी कराई, हिंदू नहीं बनाया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैंने कईयों को फिर ये कहता हूं कि भाई कुछ बताओ तो सही कि इन्होंने किया क्या है, ताकि मैं भी इनके खिलाफ झंडा लेके खड़ा हो जाऊं। कि जी हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे यार जब आप अभी 2% या 2.5% हो के आप 24 घंटे एक बात करते हैं, हिंदुत्व मतलब अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व? वो एक अलग, मतलब आपको खतरा क्या है उनसे? प्रधानमंत्री सिर के ऊपर दस्तार सजा के आपके हर फंक्शन में, आपके हर धार्मिक उत्सव में जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कभी उनकी श्रद्धा देखी आप? कभी किसी ने सोचा था कि एक ये करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा? नेवर एवर, नोबडी थॉट, नोबडी न्यू, नोबडी इमेजिन्ड कि दैट विल हैपन, दैट हैपेंड। और मैं तो कहता हूं कि आप सरकार का धन्यवाद मत करिए, लेकिन कम से कम इनको डिमीन तो मत करिए, इनको उत्साहित तो करिए, इनसे बात करिए, इनसे कहिए कि हमारी ये अभी जो आपके जायज़ जो कानून सम्मत मुद्दे हैं, लेकिन आप अगर ये सीधा उठ के कहें जी हमें तो खालिस्तान से नीचे चाहिए कुछ नहीं, तो वो तो होगा नहीं, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। और हाँ, अगर उसमें आपने ये सोचा है कि जो पंजाब से बाहर देश में हिंदुस्तान में, इंडिया में जो 25% के लगभग जो सिख रहते हैं उनकी हमें परवाह नहीं है, तो फिर आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपको ये परवाह नहीं है कि आप एक बार फिर से हमारी बहू बेटियों को उनके साथ वो होता देखें जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप ठीक कर रहे हैं। और आप अगर ये सोच के ये कर रहे हैं कि आपको इसमें कोई शर्म नहीं है कि दोबारा आपके लाखों परिवार, आपके पंथ के लाखों परिवार दोबारा से रास्ते पे आ जाएं, और आप ये चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें इनसे क्या लेना देना, तो फिर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कहीं कि हम सिक्खी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आपने मेरे जैसे लाखों सिखों को सिक्खी से बेदखल करवा दिया। थैंक यू सो मच पाजी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। एंड आई होप कि हम दोबारा भी ये पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू। एंड बिकॉज ये मुद्दे तो कहीं जाने वाले नहीं है, पिछले 35-40 साल से तो नहीं जा रहे, तो आई होप कि जाएं जल्द से जल्द ये मुद्दे ख़त्म हो। लेकिन हमारे पड़ोसी भी सुधरने वाले तो नहीं है इतनी आसानी से। सो आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।